हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एजी 501 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 70% क्वेश्चन, 70% से प्लस क्वेश्चन इसी बताए हमारे क्वेश्चन में से आएंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। यह मैराथन क्लास रहेगा, लगभग 1 घंटे का। तो पूरा वीडियो देखिएगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बारानी क्षेत्र के लिए फसल प्रबंधन को संक्षेप में लिखिए। यदि आपको बारानी खेती करना है तो उसमें आप फसल प्रबंधन कैसे करेंगे, उसको संक्षेप में लिखना है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बार पूछता है। तो चलिए देखते हैं। तो बारानी क्षेत्र में फसल प्रबंधन के लिए निम्न प्रक्रिया को अपनाते हैं। सबसे पहले उथली जुताई करते हैं। क्या करते हैं? उथली जुताई, सैलो प्लॉइंग। तो गहरी जुताइयों की तुलना में उथली जुताई भूमि में नमी संचय व सुरक्षा के दृष्टिकोण से अच्छी होती है। गहरी जुताई की तुलना में उथली जुताई क्या होता है? भूमि में नमी का संचय करता है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा होता है। मेड़बंदी करनी चाहिए। तो खेतों में ढाल के विपरीत मेड़बंदी करने से वर्षा के पानी को खेतों में रोका जा सकता है। अब वर्षा के पानी खेतों में रोकेंगे तो खेत जो है पानी को सोखेगा, उससे नमी का संरक्षण होगा। मेड़ों से पानी खेत में रोकने से यह पानी अधिकतम मात्रा में भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, जिससे मृदा में नमी संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अगला है कृत्रिम आवरण। तो हमें मल्च का प्रयोग करना चाहिए। मल्च का प्रयोग करने से जो मृदा का नमी है वो वाष्पीकरण द्वारा वाष्प बन के उड़ेगा नहीं मृदा में से नमी। ठीक है, खरपतवार नहीं जमेंगे तो उससे वहाँ पे नमी का संचय होगा, क्योंकि खरपतवार का जमनेशन होगा तो अभी कुछ नमी को ऑब्जर्व करेगा। इसकी वजह से मल्चिंग का प्रयोग करने से वाष्पीकरण द्वारा भूमि की सतह से होने वाली नमी की हानि को रोकने में सहायता मिलती है। साथ ही मल्चिंग का प्रयोग खरपतवार को नियंत्रित करने में तथा उत्सवेदन द्वारा होने वाली एंटी ट्रांसपेरेंट द्वारा होने वाली नमी को नमी की हानि से बचाता है। आगे बुआई की विधि। तो बुआई के लिए हमेशा कतारों की विधि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह जो विधि होती है इसमें यदि हम चाहें बाद में खरपतवार उग जाए तो उसके नियंत्रित करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है। आगे खाद। तो शुष्क भूमि में जीवांश पदार्थ का तेज ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, जो शुष्क भूमि होती है वहाँ पर जो जीवांश पदार्थ होते हैं उनका बहुत ही तेजी से ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इससे इन भूमियों में सदैव जीवांश पदार्थ की कमी होती है। शुष्क क्षेत्र में मूंगफली की खली से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर व 40 किलोग्राम फास्फोरस सुपर फास्फेट के रूप में देने से अधिक पैदावार प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। इसी में शुष्क क्षेत्रों में हरी खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी शुष्क क्षेत्र वहाँ पर हरी खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरी खाद को भूमि में दबा होने पर भूमि की नमी का उपयोग इसको सड़ने में हो जाता है। ठीक, क्योंकि आप लोग देखेंगे जब जैसे ढैंचा हो गया, ठीक है, ढैंचा हो गया और सनई हो गया, इन सभी को जब क्या कहता है खेत में दबा दिया जाता है हरी हरी खाद के रूप में। तो ये सब क्या करते हैं, जब इनमें पानी डाला जाता है तो ये पानी को लेकर सड़ते हैं। इसलिए जो भी शुष्क भूमि हो वहाँ पर हरी खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही नमी को ऑब्जर्व कर लेंगे तो पौधे क्या करेंगे। तो शुष्क क्षेत्रों में हरी खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरी खाद को भूमि में दबा होने पर भूमि की नमी का उपयोग इसकी सड़ने में हो जाता है और आने वाली फसल के लिए मृदा में नमी का अभाव हो जाता है, और जो आने वाली फसल होती है उसमें मृदा की नमी के लिए कम हो जाता है। शुष्क क्षेत्रों में पूर्ण रूप से सड़ी गली कार्बनिक खादें डालने पर मृदा कम जलधारण क्षमता में विकसित होता है। जो भी शुष्क क्षेत्र हो वहाँ पर पूर्ण रूप से सड़ी गली हुई कार्बनिक खादों को डालने से मृदा में कम जल धारण क्षमता में विकास होता है, मतलब मृदा की जो जल धारण क्षमता होती है उसमें वृद्धि होता है। आगे देखेंगे बीज दर एवं अंतरण। तो जो भी शुष्क क्षेत्र हो वहाँ पर फसल प्रबंधन के लिए हमें बीज दर व अंतरण कैसा रखना चाहिए उसके बारे में जानकारी है। तो बीज की दर प्रति इकाई क्षेत्र कम करके या प्रति इकाई क्षेत्र पौधों का अंतरण आपस में अधिक रखकर प्रति इकाई पौधे की संख्या कम कर लेते हैं। मतलब यदि आप 1 हेक्टेयर में 50 केजी बीज का प्रयोग कर रहे हैं तो आप 45 केजी बीज का ही प्रयोग करिए। इससे पौधा दूर दूर रहेगा, और दूर दूर रहेगा तो एक पौधा यहाँ तक की नमी को ले सकता है, एक पौधा यहाँ तक की नमी को ले सकता है, एक पौधा यहाँ तक की नमी को ले सकता है। यदि इसमें और 2 पौधे रहेंगे तो इससे क्या होगा, नमी लोग कम मिलेगा और सभी पौधे आपस में सभी पौधे सूख जाएंगे। इससे क्या है, इसमें इसलिए यह बताया जा रहा है कि आप यदि फसल की बुआई कर रहे हैं तो बीजों का जो अंतर है वह दूर दूर रखें और पौधों का अंतर दूर दूर रखें। तो बीज की दर प्रति इकाई क्षेत्र कम करके या प्रति इकाई क्षेत्र पौधों का अंतरण आपस में अधिक रखकर प्रति इकाई पौधों की संख्या कम कर लेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पौधे को अधिक क्षेत्र प्राप्त हो जाता है, जिससे वह खाद्य तत्वों और जल को काफी मात्रा में प्राप्त करता है और अधिक वृद्धि करता है। आगे अगला पॉइंट है भूमि को पड़ती रखना। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में विशेष रूप से जहां वर्षा कम होती है खेत को खाली रखना चाहिए, अगली फसल के लिए लाभदायक होता है। ठीक है,
वर्षा ऋतु में विशेष रूप से जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर खेत जो होता है उसको खाली रखना चाहिए। अगली फसल के लिए लाभदायक होता है क्योंकि भूमि में इस समय नमी का संचय हो जाता है। इसके लिए खाली खेतों में छोटे छोटे गड्ढे तैयार कर देते हैं। वर्षा ऋतु में नमी संरक्षित करने का सस्ता व अच्छा उपाय है यह। आगे है शुष्कता रोधी जातियों का चयन करना। ठीक है, जो शुष्कता को सहन करने वाली है, शुष्क रोधी जातियां हैं, ऐसी प्रजातियों का चयन करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मक्का में शंकर गंगा हो गया 5, तिल में हो गया टाइप 4, धान का हो गया बाला व तेला हंसा, बाजरा का हो गया शंकर 3, मसूर का हो गया पंत 538। तो इस प्रकार के वैरायटी को यूज करना चाहिए जो कि शुष्कता रोधी हो, मतलब शुष्कता को सहन करने वाली है। एक पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि आप लोग कुछ सभी क्रॉप के कुछ शुष्कता रोधी वैरायटी को जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछेगा कि कुछ शुष्कता रोधी वैरायटी के बारे में लिखिए। ठीक है, जैसे पूछेगा धान की शुष्कता रोधी वैरायटी के बारे में लिखिए, धान की फसल शुष्क खेती में धान के फसल प्रबंधन के बारे में लिखिए और शुष्कता रोधी प्रजातियों को भी लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा तो आप लोग वहां पर यदि आप लोग जानते रहेंगे तो लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असामान्य मौसम की स्थिति में आकस्मिक फसल योजना का वर्णन कीजिए। ठीक है, असामान्य मौसम की स्थिति, अवेरेंट वेदर कंडीशन पूछ रहा है। मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में बताया था अवेरेंट वेदर कंडीशन क्या होता है कि अचानक से मौसम में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में जैसे जब मान लीजिए मार्च के बाद से गर्मी पड़ना स्टार्ट होता है, यदि यही गर्मी जनवरी में ही पड़ना लगे तो यह क्या हो गया, अचानक से मौसम परिवर्तन हो गया। यदि यह अचानक से मौसम परिवर्तन हो जा रहा है तो इसके लिए हम लोग कौन सी फसल योजना अपनाएंगे, उस योजना को बुलाता है आकस्मिक फसल योजना। तो इसी का वर्णन करना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बार एग्जाम पूछा जाता है। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आप लोग मैनेज करिएगा। असमान मौसम की स्थिति में आकस्मिक फसल योजना का वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो सामान्य रूप से तथा अधिक लाभ देने वाली फसलों के स्थान पर मौसम विपरीतता की दिशा में कोई उचित फसल लेने की प्रक्रिया कोई आकस्मिक फसल योजना कहते हैं। ठीक है, कोई उचित फसल लेने की प्रक्रिया कोई क्या कहते हैं, आकस्मिक फसल योजना कहते हैं। बोल रहा है कि समान रूप से अधिक लाभ देने वाली फसलों के स्थान पर मौसम विपरीतता की दिशा में, मतलब अचानक से मौसम की बदलने की दशा में उचित फसल लेने की प्रक्रिया को ही आकस्मिक फसल योजना कहते हैं। इसके लिए उचित एवं समय पर बुआई करनी चाहिए और जुताई करनी चाहिए। ठीक है, प्राइमरी टिलेज करने से जल ग्रहण क्षमता बढ़ता है और खरपतवार का संक्रमण कम होता है। तो प्राइमरी टिलेज करने से जल ग्रहण क्षमता बढ़ता है और खरपतवार का संक्रमण होता है। फार्मर कंट्री प्लाउ कॉन्सेप्ट में सोइंग सीजन से पहले फील्ड की जुताई कर लेनी चाहिए। ठीक है, बोला है फार्मिंग कंट्री प्लाउ कॉन्सेप्ट में स्विंग सीजन से पहले फील्ड की जुताई कर लेनी चाहिए। यह कॉन्सेप्ट मौसम के पहले या बाद के लिए बनाया गया है। आगे देखते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो उचित और समय पर बुआई करनी चाहिए, उसके उचित और समय पर जुताई करनी चाहिए, उसके बाद जल्दी से बुआई करनी चाहिए, मतलब अर्ली सोइंग करनी चाहिए, जल्दी बुआई करना चाहिए। ड्राई लैंड क्रॉप में मानसून आने से पहले बुआई करते हैं, कुछ सिचुएशन में ड्राई सोइंग करना आकर्षक होता है। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि जल्दी से बुआई करनी चाहिए, सबसे पहले उचित जुताई समय पर कर देनी चाहिए, उसके बाद जल्दी से बुआई करनी चाहिए। उसके बाद अगला है उपयुक्त फसल का चयन। तो हमें ऐसे क्रॉप और वैरायटी का चयन करना चाहिए जो कि नमी आघात मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन में ही, मतलब शुष्कता की दशा में भी अच्छी उपज देने की कैपेसिटी रखता हो। उसके बाद हमें क्रॉपिंग सिस्टम को यूज करना चाहिए। तो रेनफेड एरिया में समानतः मोनोक्रॉप्ड की क्रॉपिंग इंटेंसिटी सब होती है। फार्मर मानसून सीजन को उगाता है तथा मानसून के बाद फील्ड को परती छोड़ देना चाहिए। ठीक है, फार्मर मानसून सीजन में फसलों को उगाना चाहिए तथा मानसून के बाद फील्ड को परती छोड़ देना चाहिए। रेन वाटर को मानसून में संरक्षित कर पोस्ट मानसून के क्रॉप को उगाने में मदद लेनी चाहिए। तो यह था, सबसे पहले हमें उचित और समय पर जुताई करनी चाहिए, उसके बाद जल्दी से बुआई करनी चाहिए, उपयुक्त फसल का चयन करना चाहिए, उसके बाद क्रॉपिंग सिस्टम को यूज करना चाहिए। आगे देखते हैं इसी में उर्वरकों का प्रयोग। तो उर्वरकों का प्रयोग ड्राई लैंड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उर्वरक जो होते हैं इनका प्रयोग जो होता है, जो ड्राई लैंड होता है, शुष्क भूमि कृषि होती है, वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि नमी के अधिक प्रभाव उत्पादक पोषक तत्व की यूज के लिए आवश्यक होता है। मतलब जो भी शुष्क खेती जहाँ पर किया जाता है ड्राई लैंड फार्मिंग, वहाँ पर उर्वरक का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शुष्क क्षेत्रों में प्रॉपर मिक्सिंग का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल देना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक में लो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है परंतु सॉइल के मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होता है उनमें जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है उनमें लो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, मतलब कि थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा स्लो काम करता है, लेकिन वाटर की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाता है। आगे पोटेशियम सूखा सहन करने की क्षमता को बढ़ाता है। मृदा जल
और पौधों के रिलेशनशिप को प्रभावित करता है और ट्रांसपोरेशन लॉस को रिड्यूस करता है। आगे है टाइमली वीड कंट्रोल, तो समय पे खरपतवारों का नियंत्रण कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आप सीजन टिलेज, प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन और टाइमली सोइंग करने से खरपतवार को नियंत्रित करने में आसानी होती है। मतलब हमें समय से खरपतवार को नियंत्रित कर लेना चाहिए। आप लोग आसानी से समझते चलिए एक पॉइंट। आगे है रेन वाटर मैनेजमेंट, तो वर्षा के जल का प्रबंध करना चाहिए, जैसे जल संचयन को अपनाना चाहिए, बांध का निर्माण करना चाहिए, जल संरक्षण आदि विधियों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए आप लोग में से कुछ लोग बोले थे शॉर्ट क्वेश्चन कब बताएंगे, तो देखिए जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था उसको मैंने बता दिया। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन सब इसी में बता रहा हूँ। अब शॉर्ट क्वेश्चन का अलग से वीडियो नहीं आएगा, एक वीडियो और आएगा लेकिन अभी। आगे है अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम, तो अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम को यूज करें। सभी सूखा क्षेत्र फसल उत्पादन के लिए अनुकूल नहीं होते हैं, ठीक है। सभी जो सूखे क्षेत्र होते हैं वह फसल उत्पादन के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। इसमें ट्री फार्मिंग, ले फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम अल्टरनेट क्रॉपिंग प्रोडक्शन के लिए सूटेबल होता है। तो इसलिए हमें अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम को भी यूज करना चाहिए। कहाँ पर? असामान्य मौसम की स्थिति में फसल अनुकूल असमान मौसम की स्थिति में आकस्मिक फसल योजना को अपनाने के लिए। आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। सूखा को परिभाषित कीजिए, सूखे का वर्गीकरण कीजिए और इसके प्रकार भी बताइए। तो सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें लंबे समय तक असमान रूप से कम वर्षा होती है, ठीक है। सूखा मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताया था कैसे क्या होता है सूखा। तो सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जो लगातार वर्षा के न होने के कारण उत्पन्न होता है। मतलब जब किसी क्षेत्र में लगातार कई वर्षों तक वर्षा नहीं होती है तो वहां पर सूखा पड़ जाता है। तो सूखा क्या है? सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें लंबे समय तक असमान रूप से कम वर्षा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी की कमी होती है और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण इसका प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं इसमें, सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जो लंबे समय तक वर्षा के अभाव एवं तीव्र वाष्पीकरण की प्रक्रिया से निर्मित होता है। यह मृदा में नमी की वह स्थिति होती है जिससे पौधे समान वृद्धि एवं परिपक्वता करने में असफल होते हैं, ठीक है। सूखा मृदा में नमी की वह स्थिति होती है जिसमें पौधे समान वृद्धि एवं परिपक्वता करने में असफल होते हैं। सूखे का प्रकार, तो सूखा 4 प्रकार का होता है। मेट्रोलॉजिकल सूखा, एग्रीकल्चर सूखा या एग्रीकल्चरल ड्रॉट बोला जाता है, हाइड्रोलॉजिकल सूखा और सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट। तो इन सभी को हम लोग देखेंगे, अगला वीडियो आएगा उसमें, ठीक है। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टाइप इसका, लेकिन सूखा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो जल संचयन क्या होता है? तो वर्षा ऋतु में जब अधिक वर्षा होती है तो अतिरिक्त जल जो भूमि में बहने लगता है उसे एकत्रित करना तथा एकत्रित जल को वाष्पीकरण एवं निस्पंदन की हानियों से बचाकर फसलों उत्पादन के उपयोग में लेना ही वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है, ठीक है। आप लोग देखेंगे जब बारिश होता है तो बारिश में कुछ पानी भूमि सोख लेती है और कुछ पानी भूमि पर बहने लगता है। यह जो पानी भूमि पर बह रहा है, इस बहते हुए पानी को बोलते हैं रन ऑफ, ठीक है। यही जो भूमि पर पानी बह रहा है इसी पानी को नदी, तालाब, कुआं आदि स्थानों पर एकत्रित किया जाता है, अपने खेतों में एकत्रित करके फसल के उत्पादन में प्रयोग में लिया जाता है। तो उसी को बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? तो जब वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होती है तो अतिरिक्त जल जो भूमि पर बहने लगता है उसे एकत्रित करना तथा एकत्रित जल को ही वाष्पीकरण एवं निस्पंदन की हानि से बचाकर फसल उत्पादन में उपयोग लेना वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। वाष्पीकरण मतलब वाष्प से उड़ने से बचाना और निस्पंदन मतलब भूमि द्वारा सोखने से बचाना। तो सभी को देखेंगे कैसे बचाएंगे उसको भी। तो इस प्रकार से एकत्रित जल का उपयोग शुष्क मौसम में तब किया जाता है जब फसलों की सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस विधि में पानी प्राकृतिक निचले क्षेत्रों तथा तालाबों में एकत्रित किया जाता है। आवश्यकता अनुसार ऐसे तालाबों का क्षेत्रफल एवं गहराई बढ़ाई जा सकती है। एकत्रित जल को वाष्पीकरण से होने वाली हानि से बचाने के लिए उपलब्ध पानी पर तैरने वाले पदार्थों का उपयोग करके करना चाहिए ताकि जल एवं वायुमंडल का संपर्क टूट जाए और वाष्पीकरण की क्रिया कम से कम होने पाए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो एकत्रित आप जल किए उसको वाष्पीकरण से होने वाली जल की हानि को रोकने के लिए क्षेत्रों में उपलब्ध पानी पर जो तैरने वाले पदार्थ हैं उनका उपयोग करें, और उनका उपयोग करके जल एवं वायुमंडल करने से क्या होगा, जल और वायुमंडल का संपर्क जो है वह टूट जाएगा और वाष्पीकरण की क्रिया कम से कम हो पाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, तालाब की निचली सतह से रिसाव द्वारा जल की हानि को रोकने के लिए अगर संभव हो सके तो तालाब की निचली सतह को सीमेंट एवं कंक्रीट की सहायता से पक्का बनवा देना चाहिए, अन्यथा 8 से 10 सेंटीमीटर मोटी परत भूसे की लगाकर ऊपर से 8 से 10 सेंटीमीटर मोटी परत चिकनी मिट्टी की लगा देनी चाहिए, ठीक है। तो यह था आप लोगों का जल संचयन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जल संचयन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन,
ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमी आघात क्या है? नमी आघात का पादप नमी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? पादप नमी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है नमी आघात का? ठीक है, क्वेश्चन पूरा यह है, नमी आघात क्या है, नमी आघात का पादप नमी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो नमी आघात क्या है उसको जानेंगे। शुष्क खेती में नमी सबसे महत्वपूर्ण कारक है, इसकी कमी से उपज में कमी हो जाती है। नमी आघात क्या होता है समझिएगा, परिभाषा। जीव विज्ञान में किसी बाह्य कारक का जंतु पर पड़ने वाला कुप्रभाव ही आघात अथवा दबाव कहलाता है। ठीक है, जीव विज्ञान में किसी बाह्य कारक का जंतु पर पड़ने वाला कुप्रभाव ही आघात कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी बाह्य कारक का जो भी पौधे पर पड़ने वाला कुप्रभाव उसको क्या बोलेंगे? आघात बोलेंगे। जल या नमी के आघात से तात्पर्य है कि जल की कमी या अधिकता का फसल पर क्या कुप्रभाव है। ठीक है, जल आघात का मतलब सॉरी नमी आघात का मतलब समझिएगा। नमी आघात का मतलब जल की कमी और अधिकता दोनों से होता है। सबसे पहले यह बात समझ लीजिए, नमी आघात मतलब होता है कि जल की नमी के आघात से तात्पर्य यह होता है कि जल की कमी या अधिकता का हमारी फसल पर क्या कुप्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ जल की अधिकता के आघात से भी होता है, परंतु जल आघात को सामान्यतः जल की नमी के कुप्रभाव से ही जोड़ा जाता है। जल या नमी के आघात से तात्पर्य जल की कमी या अधिकता का फसल पर पड़ने वाला कुप्रभाव है। मतलब यदि जल को अधिक पानी मिल जाएगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, सॉरी पौधे को अधिक पानी मिल जा रहा है, अधिक नमी मिल जा रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और यदि कम पानी मिल रहा है, कम नमी मिल रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसको बोलते हैं नमी आघात। लेकिन ज़्यादातर जो इसको बताया जाता है जल की कमी से ही, जल की कमी से कोई नमी आघात बोला जाता है ज़्यादातर मामलों में। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि जल या नमी के आघात से तात्पर्य है जल की कमी या अधिकता का फसल पर क्या कुप्रभाव पड़ता है। इसका अर्थ जल की अधिकता के आघात से भी होता है, परंतु जल आघात को समानतः जल की कमी के कुप्रभाव से जोड़ा जाता है। आगे देखते हैं इसी में, नमी की कमी अथवा अधिकता के कारण पौधों के दैहिकी, कार्यकी अथवा उत्पादन पर पड़ने वाला कुप्रभाव ही नमी आघात कहलाता है। नमी आघात का परिभाषा यह है, आप लोग इसको जरूर यूज कीजिएगा। नमी की कमी अथवा अधिकता के कारण, नमी की कमी से भी मैंने बोला, अधिकता से भी बोला, नमी की कमी अथवा अधिकता के कारण पौधों के दैहिकी, कार्यकी अथवा उत्पादन पर पड़ने वाला कुप्रभाव ही नमी आघात कहलाता है। नमी आघात का प्रभाव, तो पादप नमी स्तर पर नमी आघात का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पानी की कमी से पौधों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, शोषण, स्थानांतरण तथा पौधे की सतह से। अच्छा, एक पॉइंट आप लोग यहीं पे नोट कीजिएगा, पूछता है कि नमी आघात क्यों होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नमी आघात क्यों होता है जल की कमी से। तो देखिए, जब पौधा जो होता है उसने मान लीजिए 5 लीटर पानी को क्या किया, ऑब्जर्व किया, लेकिन इसमें से वाष्पोत्सर्जन 6 लीटर पानी का हो जाएगा, तो उस स्थिति में नमी आघात होता है। उसी स्थिति में नमी आघात होता है। पौधे को 2 लीटर पानी चाहिए, 5 लीटर पानी ले लेगा, तो यह क्या हो गया, यह भी नमी आघात है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, कमी से ही ज़्यादा नमी आघात होता है। अब देखते हैं पादप नमी स्तर पर प्रभाव। तो पादप की कमी से पौधे में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, शोषण, स्थानांतरण तथा पौधों की सतह से वाष्पीकरण के द्वारा पौधे में उपस्थित जल की मात्रा निर्धारित की जा सकती है। नमी आघात से पौधे की पत्तियों में उपस्थित नमी का जल विभोग कम हो जाता है तथा सापेक्षित जल की मात्रा में भी घट जाती है। ऐसा जल के वाष्पोत्सर्जन अथवा वायुमंडल की शुष्कता से होता है। पानी की कमी से स्टोमेटा बंद हो जाता है और पत्तियों की सतह से वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है। ठीक है, पानी की कमी से क्या होता है, स्टोमेटा बंद हो जाता है और पत्तियों की सतह से वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है। नमी के आघात के कारण प्रकाश संश्लेषण में कमी, इसकी दर में गिरावट की अपेक्षा पत्ती के क्षेत्रफल में कमी के कारण होता है। जब पौधे में नमी की कमी होती है तब इस परिस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर, जो मुख्यतः क्लोरोफिल की मात्रा और पत्तियों के क्षेत्रफल पर निर्भर होती है, के कम होने के कारण घट जाती है। ठीक है, जब पौधे में नमी की कमी हो जाती है तब इस परिस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है मुख्यतः क्लोरोफिल की मात्रा और पत्तियों के क्षेत्रफल पर निर्भर होती है, तो इसके कम होने से क्या होता है, घट जाता है। पानी के संरक्षण के लिए रंध्रों के बंद होने और पत्ती क्षेत्र में कमी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रसार में कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण में कमी जाती है। श्वसन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण का अवशोषण कम जाता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से घुलनशील शर्करा और नाइट्रोजन यौगिक में वृद्धि होती है। नमी आघात से कोशिकाओं का विभाजन व विस्तार दोनों रुक जाता है। नमी आघात से फसल पकने में देरी होती है और नमी आघात को उपज पर भी प्रभाव पड़ता है। तो यह था नमी आघात का पादप नमी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। जो भी मैं बता रहा हूँ सब कुछ आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 11वां, क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पलवार से आप क्या समझते हैं,
पलवार का मृदा गुणों पर प्रभाव बताइए। ठीक है, मृदा पलवार का मृदा गुणों पर प्रभाव व पलवार का लाभ भी बताइए, क्वेश्चन पूरा है। तो खेत, क्यारी, गार्डन, यार्ड या गमले की खुली मिट्टी को ढकने की प्रक्रिया को ही मल्चिंग कहते हैं। जिस मटेरियल से इसे ढका जाता है उसे मल्च कहते हैं। ठीक है, मतलब कहना यह है कि भूमि को ढकने के लिए हम जिस आवरण का प्रयोग करते हैं, जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, जिस मटेरियल का प्रयोग करते हैं, जैसे फसलों का अवशेष हो गया या झिल्ली होगी, प्लास्टिक हो गया, तो उसको बोलते हैं मल्च। ठीक है, आगे देखिए, मृदा सतह से वाष्पीकरण को कम करने, तापमान अनुकूलन, लवणीयता अथवा खरपतवारों को रोकने के लिए मिट्टी, फसल अवशेष अथवा पॉलीथीन से ढकना ही पलवार कहलाता है। ठीक है, मृदा सतह से वाष्पीकरण को कम करने के लिए, तापमान के अनुकूलन के लिए, लवणीयता अथवा खरपतवारों को रोकने के लिए मिट्टी की, फसल अवशेष अथवा पॉलीथीन से भूमि को ढकना ही क्या कहलाता है? पलवार कहलाता है, मल्च कहलाता है। आगे देखते हैं, इसी में वाष्पीकरण से वर्षा जल की 60 से 75% की हानि होती है। पलवार के प्रयोग से यह हानि कम की जा सकती है। इसके प्रयोग से नमी बचाने के अतिरिक्त मृदा का संरक्षण, तापक्रम का नियमन, मृदा लवणता में कमी, खरपतवार नियंत्रण और मृदा संरक्षण में सुधार आदि कई अन्य लाभ होते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण से वर्षा जल की 60 से 75% की हानि होती है। पलवार का प्रयोग यदि हम लोग करेंगे तो यह हानि कम हो जाएगी। इसके प्रयोग से नमी बचाने के अतिरिक्त मृदा का संरक्षण होता है, तापमान का नियमन होता है, मतलब अनुकूल तापमान रहता है, और मृदा में लवणता की कमी आती है, खरपतवार का नियंत्रण भी होता है, और मृदा संरक्षण में सुधार भी होता है। आगे देखते हैं, मल्च मिट्टी की तापमान को भी संतुलित रखता है और फसलों को उचित मौसम प्रदान करता है। इसके अलावा यह मिट्टी की संरचना को सुधारता है और फसलों की उत्पादकता में सहायक होता है। ठीक है, मल्च जो होता है मिट्टी की तापमान को भी संतुलित कर रखता है और फसलों की उचित मौसम प्रदान करता है। इसके अलावा यह मिट्टी की संरचना को सुधारता है और फसलों के उत्पादक में सहायक होता है। मल्च की प्रक्रिया से खेती में पानी का उपयोग कम होता है और मिट्टी में नमी को संरक्षित करता है, जिससे पौधे को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। आगे देखेंगे पलवार का मृदा गुणों पर प्रभाव। पलवार या इसको मल्च बोला जाता है अंग्रेजी में, याद रखिएगा, मल्च को हिंदी में पलवार बोला जाता है। तो देखते हैं पलवार। पहला है मृदा जल पर प्रभाव। पलवार का मृदा जल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मल्च मृदा जल में सुधार लाते हैं क्योंकि इनसे वाष्पीकरण कम होता है, खरपतवार का नियंत्रण होता है तथा जल के भूमि के अंदर प्रवेश में आसानी के कारण पानी का अवशोषण बढ़ जाता है, जिससे पानी के अणुओं में हवा चले जाने के कारण वाष्पीकरण कम होता है। ये समझिएगा क्या बोल रहा है। मल्च मृदा जल में सुधार लाता है क्योंकि इनसे वाष्पीकरण कम होता है, खरपतवार का नियंत्रण होता है तथा जल के भूमि के अंदर प्रवेश में आसानी के कारण पानी का अवशोषण बढ़ जाता है, जिससे पानी के अणुओं में हवा चले जाने के कारण वाष्पीकरण कम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सौर विकिरण से वाष्पीकरण की ऊर्जा मिलती है और वायु इसके संवाहक के रूप में कार्य करता है। मृदा सतह पर मल्च का प्रयोग करने पर मृदा तक सौर विकिरण को पहुंचने में बाधा होती है, जिससे वाष्पीकरण कम होता है। ठीक है, यदि हम मृदा के ऊपर ही एक मल्च का प्रयोग कर देंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो सौर विकिरण वह मृदा तक नहीं पहुंच पाएगा, उससे वाष्पीकरण कम होगा। मल्च मिट्टी की सतह पर वर्षा की बूंदों का आघात रोकता है। यह खरपतवार नियंत्रण में सहयोग करके भी पानी की हानि को रोकता है। आगे देखते हैं मृदा तापक्रम पर प्रभाव। तो मृदा तापक्रम पर पलवार का प्रभाव पलवार के प्रकार पर निर्भर करता है। जो मृदा का तापक्रम होता है उस पर पलवार के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, सफेद तथा प्रकाश परावर्तन करने वाली पलवार सामग्री या तो तापक्रम कम करती है या कोई प्रभाव नहीं डालती। पारदर्शी मल्च तापक्रम को बढ़ाते हैं। ध्यान समझिएगा, बोल रहा है कि जो जो होता है वह मल्च के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि सफेद तथा प्रकाश परावर्तन करने वाली पलवार की सामग्री है तो तापक्रम को कम करती है या तो कोई प्रभाव नहीं डालती। लेकिन यदि पारदर्शी मल्च है तो यह तापक्रम को बढ़ाते हैं। पौधे के अवशेष मल्च तापक्रम को नियंत्रित करते हैं क्योंकि ये गर्मी में तापमान कम तथा जाड़े में बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं इसका मृदा लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शुष्क प्रदेशों में लवणीय मृदाएं पाई जाती हैं क्योंकि लवण पानी में घुलनशील होता है, अतः यह पानी के साथ सतह पर आ जाता है। यदि पर्याप्त वर्षा हो तो निक्षालन के द्वारा लवणों को मृदा से दूर किया जा सकता है, किंतु कम वर्षा में लवण थोड़ा नीचे चले जाते हैं और पानी सूखने के साथ सतह पर आ जाते हैं। यदि पानी का नीचे जाना अधिक है और वाष्पीकरण कम है तो लवण ऊपर नहीं आते, मल्च के द्वारा पानी ऊपर नहीं आ पाता है। अतः फसल में मल्च का प्रयोग करके मृदा में लवणीयता विकास को रोका जा सकता है। इसका दूसरा लाभ है मिट्टी की संरचना में सुधार। तो क्या बोल रहा है कि
शुष्क प्रदेश जो होते हैं वहाँ पर लवड़ी मृदाएं पाई जाती हैं, क्योंकि लवड़ी मृदाएं पानी में घुलनशील होती हैं और ये पानी के साथ सतह पर आ जाती हैं। यदि पर्याप्त वर्षा होता है तो निच्छालन के द्वारा, मतलब जब भूमि पानी को सोखती है तो पानी के साथ साथ जो लवण होते हैं वह अभी भूमि के अंदर थोड़ा नीचे चले जाते हैं और पानी सूखने के साथ सतह पर आ जाते हैं। यदि पानी का नीचे जाना अधिक हो जाता है और वाष्पीकरण कम होता है तो लवण ऊपर नहीं आते हैं। मल्च के द्वारा पानी ऊपर नहीं आ पाता है और फसल में मल्च का प्रयोग करके मृदा में लवणीयता विकास को रोका जा सकता है। इसका दूसरा लाभ होता है मिट्टी में सुधार करना, मिट्टी की संरचना में सुधार करना। तो यह था मृदा लवणता पर इसका प्रभाव। आगे देखेंगे इसका लाभ। तो मल्चिंग से मिट्टी में नमी बरकरार रहती है। मल्चिंग खरपतवार को रोकता है। मिट्टी को फसल के संपर्क में आने से फलों को सड़ने से रोकता है। पानी और हवा के द्वारा मिट्टी के कटाव को रोकता है। इसके प्रयोग से जमीन के अंदर का तापमान नियंत्रित रहता है। मृदा लवणीयता विकास को रोका जा सकता है। वर्षा की बूंदे से होने वाले आघात को रोकता है कौन? मल्च। तो यह था आप लोगों का क्वेश्चन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जल समेट प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? जल समेट प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। तो जल समेट प्रबंधन को ही वाटर शेड मैनेजमेंट या वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग मैंने अभी आप लोगों को बताया था पीछे। वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर शेड मैनेजमेंट दोनों बात लगभग सेम होती है। इसमें भी वर्षा के जल को संरक्षित किया जाता है, इसमें भी वर्षा के जल को संरक्षित किया जाता है। तो जल समेट प्रबंधन को ही वाटर शेड मैनेजमेंट या वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। जब वर्षा ऋतु में वर्षा अधिक होती है तो अतिरिक्त जल जो भूमि पर बहने लगते हैं उसे नदियों, तालाबों आदि में एकत्रित करके कृषि के प्रयोग में लेने की प्रक्रिया को ही जल समेट प्रबंधन कहा जाता है। इसी में आगे थोड़ा सा बढ़ाया गया है कि ऊंची नीची भूमियों यानी ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में वर्षा के जल का सही उपयोग नहीं हो पाता और अधिकांश भाग फाजिल जल के रूप में व्यर्थ होकर भूमि में बहकर नदियों, तालाबों, समुद्र में चले जाते हैं। यदि इस जल को एकत्रित करके खेती की फसलों में प्रयोग कर लिया जाए तो निश्चय कृषि में उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। आगे पूछा जल समेट प्रबंधन की आवश्यकता। तो आवश्यकता क्या है? देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण विभिन्न जल निकायों जैसे नदियों, झीलों और तालाबों में प्रदूषण का स्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। देश के अधिकांश हिस्सों में जल का स्तर अपेक्षाकृत काफी नीचे चला गया है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में भूमिगत जलों का सर्वाधिक उपयोग करने वाला देश है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट है, ठीक है। यूनेस्को एक रिपोर्ट बनाया है जिसके द्वारा जो हमारा भारत देश दुनिया भर में भूमिगत जल का सर्वाधिक प्रयोग करने वाला देश माना गया है। आगे देखते हैं जल प्रबंधन देश में कृषि की बेहतरी के लिए कुशल सिंचाई पद्धतियों को विकसित करने में मदद करता है। आगे देखते हैं इसी में जल संसाधन सीमित होता है और हमें उन्हें अगली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखना है, क्योंकि देखिए जो जल संसाधन है वह सीमित है और हमें अगली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखना है। यह उचित जल प्रबंधन के अभाव में संभव नहीं हो सकता। बढ़ती जनसंख्या के कारण विभिन्न जल निकाय प्रदूषित हो रहे हैं। इन्हें कम करने तथा घटते जल स्तर को रोकने के लिए कृषि को सफलतापूर्वक करने के लिए अधिक कार्यों के लिए जल समेट प्रबंधन की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य है बहते हुए जल से होने वाली जल की हानि पर नियंत्रण, बहते हुए अतिरिक्त जल का समुचित प्रयोग एवं प्रबंध, भूक्षरण से होने वाली भूमि एवं जल के नुकसान को रोकना। तो यह थे आप लोगों के कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने बताए। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए मैराथन क्लास का एक ये पार्ट रहेगा, इसके बाद एक पार्ट और आएगा, क्योंकि थोड़ा सा फोन हैंग हो गया है इसकी वजह से एक पार्ट और आएगा। वीडियो कभी भी कट सकता है इसकी वजह से। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद एक पार्ट और आएगा, उसको भी देख लीजिएगा। थैंक यू।